अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीलॉजी बाय अशूर। इस वीडियो में हम लोग अपने हमारा जो क्विज़ है ना, उसके कल लास्ट डेट है। कौन सा क्विज़ है बोला हमारा, आपको बता देती हूँ। हमारा क्विज़ है जो 103 प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स का। कल इसकी लास्ट डेट है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब, 9 दिसंबर का इसकी लास्ट डेट है। इसकी हमने तैयारी करनी है। उसके लिए पहला स्टेप होता है सिलेबस कवर होना चाहिए उतना, तो बस मैं वही कवर कर रही हूँ। 45 चैप्टर्स हो गए हैं इसके, अब 46 से स्टार्ट करना है। सही, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। Morphological identification of model earth. देखिए जनाब, ये 90 लेसन नहीं, हमें 46 चाहिए। We will continue ecological variations. इकोलॉजिकल वेरिएशंस 2 है ना, तो इसको हम सुन लेते हैं लेसन को, ठीक है। In this module, we will discuss density dependent variations. हमने ये देखा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स जो है इनको डिफरेंट डेंसिटीज के अंदर रखा जाए तो उससे भी जो ऑर्गेनिज्म है इनके कैरेक्टर्स के अंदर, इनके बिहेवियर के अंदर, इनकी एनाटॉमी के अंदर तब्दीली आती है। फॉर एग्जांपल लोकर्स जो कि इंसेक्ट्स हैं और ये हमारी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखा गया है कि अगर लोकर्स को क्राउडेड कंडीशंस के अंदर रिएक्ट करवाया जाए तो फिर ये ग्रीगेरियस फेज के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फेज है ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज है। इसी तरीके से अगर इनको लेस क्राउडेड कंडीशंस के अंदर ग्रो करवाया जाए, रिएक्ट करवाया जाए तो फिर ये ट्रांजिशनल फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर इनको इंडिविजुअली ग्रो करवाया जाए तो फिर ये सॉलिटरी फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो 3 डिफरेंट फेजेस हैं इनको अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों फेजेस के अंदर वाज़ेह तौर पर इनकी एनाटॉमी, इनका कलर और इसका जो बिहेवियर है उसमें वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आ रहा होता है। इस डिफरेंस की वजह से बहुत सारे लोग शुरू में इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करते रहे। इसी तरीके से अगर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर एलोमेट्रिक वेरिएशन की बात करें तो एलोमेट्रिक वेरिएशन के अंदर बॉडी का कोई एक पार्ट विद रिस्पेक्ट टू दूसरा जो बॉडी पार्ट है ग्रो ज्यादा तेजी से कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस के अंदर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो ज्यादा तेजी से हो रही है एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। लेकिन बर्थ के बाद जो ब्रेन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, बाकी बॉडी पार्ट्स जो है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है। इसी तरीके से बीटल्स के अंदर और दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ये जो मिस अप्रोप्रिएट साइज की जो प्रोडक्शन होती है
ये एलोमेट्रिक वेरिएशंस की वजह से होती है। तो समटाइम जो एलोमेट्री है इसकी वजह से एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट किस्म के इंडिविजुअल्स जो कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहे होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो इस किस्म की जो वेरिएशन है उसको एलोमेट्रिक वेरिएशन कहते हैं। इसी तरीके से न्यूरोजेनिक वेरिएशन बेसिकली ये कलर वेरिएशन है। अगर हम कैमेलियन की बात करें तो इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स मौजूद होते हैं। इन क्रोमेटोफोर्स की मदद से ये अपनी बॉडी के अंदर जो कलर है उसके अंदर चेंज ला सकते हैं। अब कैमेलियन की जो बॉडी है इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स हैं ये 3 लेयर्स के अंदर मौजूद हैं। अगर हम इनकी पहली लेयर की बात करें तो उसके अंदर ज़ेंथोफोर जो कि येलो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से एरिथ्रोफोर जो कि रेड कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ज़ेंथोफोर और एरिथ्रोफोर ये पहली लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर के अंदर इरिडोफोर या गुआनोफोर मौजूद होते हैं जो कि ब्लू कलर पैदा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड लेयर की बात करें तो उनके अंदर मिलेनोफोर मौजूद होते हैं सही है, जिसकी मदद से ये डार्क कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये थर्ड लेयर के अंदर मौजूद होता है। तो कैमेलियन इन क्रोमेटोफोर की मदद से अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के कलर्स प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं और ये जो कलर हैं इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। तो इन कलर वेरिएशन की वजह से मुख्तलिफ जो इंडिविजुअल हैं सेम स्पीशीज के उनको सम टाइम लोग डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज नहीं है बल्कि ये इकोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जो कि इनके अंदर क्रोमेटोफोर्स के होने की वजह से आती है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की पीपीटी की रीडिंग की तरफ, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 46 इकोलॉजिकल वेरिएशंस। डी डेंसिटी डिपेंड्स वेरिएशंस, density dependent variations when newly hatched nymph of locust are reared under crowded conditions gregarious phase, इसको कहते हैं
gregarious phase, less crowded condition, transitional phase, separate rearing, solitary phase, और these phase differ in anatomy, color and behavioral characteristics और distinct species. ठीक है, इनको बोल देते हैं जनाब distinct species. उसके बाद allometric variation. Allometry results in misappropriate size of some structures in relation to the rest of the body. This results in animals of different sizes. Allometric variability. Neurogenic variation. It is color change in response to environment. Chameleons have chromatophores in 3 layers below their transparent skin. Xanthophores yellow and erythrophores red in upper layer. Rhinophores or guanophores blue or white second layer. Melanophores dark color in deep layer. आगे है जनाब न्यूरोजेनिक वेरिएशन. कैमिलियंस चेंज द कलर्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर एंड टू कैमोफ्लेज. ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. We will continue ecological variations. In this module, we will discuss density dependent variations. हमने ये देखा क्या टॉपिक नंबर 46 47 पे जाना है. ये है ट्रॉमेटिक वेरिएशंस. ठीक है, इसकी पहले वीडियो से लिंक फिर रीड आउट करेंगे. In this module, we will discuss traumatic variations. इस वेरिएशन को समझने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टेराटोलॉजी क्या है. बेसिकली टेराटोलॉजी के अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज या फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं उनकी स्टडी करते हैं. तो टेराटोलॉजी फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज की स्टडी है, जबकि टेराटोजन क्या है? टेराटोजन ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनते हैं उनको टेराटोजन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसके अंदर मर्क्यूरी हो सकती है, इसके अंदर अल्कोहल हो सकती है, इसके अंदर लेड हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट का सबब बनते हैं, एबनॉर्मल फिजिकल फैक्टर्स पैदा करते हैं. ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जानने के लिए कि क्या एक जो केमिकल है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी पैदा करता है या नहीं, तो उसकी लैब के अंदर टेस्टिंग की जाती है. फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मर्क्यूरी जो है फिजिकल एबनॉर्मेलिटी का सबब बनती है. तो इस चीज को चेक करने के लिए कि वाकई जो मर्क्यूरी है ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी का सबब बनती है, हम मर्क्यूरी को एनिमल्स के ऊपर उसका ट्रायल करते हैं. हम लैब के अंदर जो हमारे मॉडल एनिमल्स हैं उनको मर्क्यूरी की डिफरेंट कंसंट्रेशंस के ऊपर फीड करवाते हैं और फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या इस मर्क्यूरी की वजह से उनकी जो बॉडी है उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आई है या नहीं. और इसके साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि ये जो एबनॉर्मेलिटी है इसकी वजह से क्या जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा है. फॉर एग्जांपल उसके किडनी के ऊपर कितना फर्क पड़ा, उसके लिवर के ऊपर कितना फर्क पड़ा, उसके स्प्लीन के ऊपर कितना फर्क पड़ा. तो ये हम लैब एक्सपेरिमेंट की मदद से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई केमिकल किसी एनिमल की बॉडी के अंदर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस करता है या नहीं करता. अब सम टाइम जो एबनॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए अडल्ट तक पहुंचते हैं. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है. तो अगर जो
एबनॉर्मलिटी है या जो इंजरी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर मौजूद है। और इस अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो एबनॉर्मलिटी या जो इंजरी हुई है उसकी वजह से जब वो अडल्ट बनता है तो वो एबनॉर्मलिटी कैरी करता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर एबनॉर्मल कैरेक्टर्स पैदा हो सकते हैं। और ये जो एबनॉर्मल कैरेक्टर्स हैं ये नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंट होते हैं। तो सम टाइम मिस्टेकनली इस एबनॉर्मल कैरेक्टर की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर रख लिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं होते। ये एबनॉर्मलिटी की वजह से ऐसा हुआ। और अब ये बात बहुत अहम है कि जो इंजरी है या जो एबनॉर्मलिटी हुई वो कौन से कैरेक्टर्स के अंदर हुई। क्या ये उस एनिमल के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर एबनॉर्मलिटी है जो टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे कैरेक्टर्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आई जो टेक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स जो के लो वेटेज कैरेक्टर्स होते हैं उसकी टेक्सोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो अगर एबनॉर्मलिटी हाई वेटेज कैरेक्टर्स के अंदर है तो डेफिनेटली ये उस एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है उसको अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम विंग्स का जो पैटर्न है उसको एज ए हाई वेटेज कैरेक्टर ले रहे हैं और ये एबनॉर्मलिटी उस विंग पैटर्न के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनिज्म की जो टेक्सोनॉमी है उसको अफेक्ट करेगी। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिज्म का जो जेनिटेलिया है उसको एक हाई वेटेज कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। अगर एबनॉर्मलिटी इस कैरेक्टर के अंदर है तो उससे ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो फ्रेंड्स हमारी वीडियो होगी कंप्लीट इस वक्त 7 नंबर टॉपिक की, और अब हम इसकी रिफरेंस को रीड आउट करेंगे। क्या जी मॉड्यूल नंबर 47 में हमारे पास ट्रॉमेटिक वेरिएशंस, इसमें है टेराटोलॉजी, इज द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। टेराटोजेन आर द टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट, मर्करी, अल्कोहल, लेड, थैलिडोमाइड। ठीक है, टेराटोलॉजिकल वेरिएशंस आर कॉमन इन एनिमल्स। इसके बाद है हमारे पास इन दोज फॉर्म्स विच अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इंजरी टू एन अर्लियर स्टेज में प्रोड्यूस abnormalities which are not easily or recognized. Important if the abnormality is in characters of taxonomic importance. Modification in wing pattern. Sorry. हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 48 पोस्टमार्टम वेरिएशन। In this module we will discuss post-mortem changes। ऑर्गेनिज्म के अंदर डेथ के बाद बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे इंसान की जब डेथ होती है तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है मरने के बाद उनके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं।
ना सिर्फ मरने के बाद, इवन जब ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व कर लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स या इंसेक्ट्स, इवन उनको जब हम किसी प्रिजर्वेटिव के अंदर भी प्रिजर्व करते हैं तो उसके बाद भी उनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। इन वेरिएशंस की वजह से सम टाइम ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं या डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर हैं। ये शुरू के अंदर जब मोलेकुलर टैक्सोनॉमी ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, तो उस वक्त तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व करने के बाद उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस आती थी और वाज़ेह डिफरेंस होता था एक लाइव एनिमल के साथ। लेकिन क्योंकि अब मोलेकुलर टैक्सोनॉमी काफी एडवांसमेंट हासिल कर चुकी है, तो अब प्रिजर्व ऑर्गेनिज्म्स का हम डीएनए लेके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हमें डाउट होता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उनकी स्पीशीज को अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर वेरीफाई नहीं कर पा रहे, तो फिर हम जेनेटिक बेस के ऊपर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और दे आर डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पोस्टमार्टम चेंजेस हैं उसको रोकना मुमकिन नहीं होता। मरने के बाद उनके अंदर तब्दीली आनी ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डीप येलो इमेज ऑफ 12 वाइल्ड बर्ड ऑफ पैराडाइज की बात करें, तो इनका जो डीप येलो कलर है ये मरने के बाद ये वाइट कलर के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम चाइनीज गे प्लूमेज की बात करें, तो चाइनीज गे का जो प्लूमेज है ये ग्रीन से ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है कलेक्शन के अंदर। इसी तरीके से जो वास्प है, अगर इनको साइनाइड से ओवर एक्सप्रेस करवाया जाए तो इनका जो कलर है वो ब्राइट रेड हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस, जब इनको हम प्रिजर्व करते हैं और इनको डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के अंदर, फॉर्मेलिन के अंदर या अल्कोहल के अंदर रखते हैं, तो उससे इनके कलर्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, इनका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है और इनका कलर सम टाइम इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि एक नॉन टेक्सोनॉमिस्ट जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये जानना कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट स्पीशीज है या कि ये जो वेरिएशन है ये प्रिजर्वेशन की वजह से आई है। तो एक जो टेक्सोनॉमिस्ट है सिर्फ वही प्रॉपरली जो है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है मरने के बाद उनके अंदर तब्दीलियां जरूर आती हैं। ऐसी तब्दीलियां जो मरने के बाद इवन जब उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है आए, तो इनको हम पोस्टमार्टम वेरिएशंस कहते हैं।
सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते अपनी 50s की तरफ। सो इस मॉड्यूल नंबर 48 है पोस्टमार्टम वेरिएशंस। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस इन सम एनिमल्स। डीप येलो प्लमेज ऑफ 12th वाइट बर्ड ऑफ पैराडाइज, और ये जो है वो टर्न हो जाता है वाइट में जब ये लोग मर जाते हैं। उसके बाद चाइनीज़ जे प्लमेज changes from green to blue in collection. West power expressed to cyanide turns bright red. ठीक है, insects and spiders इनका वेस्ट भी तरह ही होता है मेरे में। ठीक है, स्वागत करो। बस चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 49 जेनेटिक वेरिएशन। वीडियो सुन लेते हैं। In this module, we will discuss genetic variations. First of all, what are genetic variations? Genetic variations are basically the variations within the individuals of a population. एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं। ये जो वेरिएशंस हैं ये उस पॉपुलेशन के सर्वाइवल और उसके अडप्टेशन को समझने के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं ये एवोल्यूशन का सबब बनती हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन का सबब भी बनती हैं। अब एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एवोल्यूशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एवोल्यूशन नेगेटिव भी हो सकती है। और एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस हो सकती हैं। एक ही इंडिविजुअल उसके अंदर डिफरेंट ट्रेट्स के लिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए वेरिएशन हो सकती है। अब इस वेरिएशन के अंदर नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है जो कि उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसके लिए ज्यादा सूट करते हों, और नेचर ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट नहीं करती जो इस इंडिविजुअल्स का जो सर्वाइवल है नए माहौल के मुताबिक नहीं कर पाते। अब इंडिविजुअल वेरिएशंस की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। ये म्यूटेशंस की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, या फिर माइग्रेशन भी इसका सबब बन सकती है। अब म्यूटेशंस बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। म्यूटेशंस लीथल म्यूटेशन भी हो सकती हैं। लीथल म्यूटेशंस ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ का सबब बनती हैं। सब लीथल म्यूटेशन भी हो सकती हैं। सब लीथल म्यूटेशन कंपैरेटिवली लेस हार्मफुल होती है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो के ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद होती हैं। इसी तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जब मियोसिस होती है, क्रोमोसोम जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स का तबादला करते हैं, उसके नतीजे में भी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उसमें वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती रहती है। इसी तरीके से सम टाइम सडन चेंज अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाती है किसी भी वजह से, जिसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इस सडन चेंज की वजह से भी एक पॉपुलेशन के अंदर अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली आती है। इसके अलावा एक पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएबिलिटी है ये कम भी हो सकती
सकती है, बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल वेरिएशन ज्यादा होती हैं। अब ये जो वेरिएबिलिटी है डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर, इसकी जो रेशो है वो डिफरेंट हो सकती है। कुछ कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी कम हो सकती है, कुछ कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑर्गेनिज्म की फिटनेस की बात करें तो फिटनेस का जो ट्रेट है, फिटनेस का जो कैरेक्टर है, इसके अंदर भी वेरिएबिलिटी पाई जाती है। एक पॉपुलेशन जो है, अगर उसके अंदर ऐसा इंडिविजुअल जिसकी फिटनेस मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम फिटनेस वाले इंडिविजुअल्स जो है, इसमें से हम उस पॉपुलेशन की जो एवरेज फिटनेस है उसको माइनस करें तो इसका आंसर अगर बड़ा आए, जिसको हम जेनेटिक लोड कहते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको जेनेटिक लोड कहेंगे। अगर इसका आंसर बड़ा आए तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉपुलेशन है इसका ओवरऑल फिटनेस लेवल कम है, क्योंकि एक पॉपुलेशन का जेनेटिक लोड जितना ज्यादा होगा उतना उसका फिटनेस लेवल भी कम होगा। अब एक पॉपुलेशन के अंदर अगर तमाम इंडिविजुअल्स एक जैसे हों तो उनमें वेरिएबिलिटी जीरो होगी, उनका जो फिटनेस लेवल है वो मैक्सिमम होगा। ऐसी पॉपुलेशन एक आइडियल पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन नेचर ऐसी पॉपुलेशन को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर किसी वजह से एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इस पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लें। लेकिन यह भी पॉसिबिलिटी है कि नए माहौल के मुताबिक इस पूरी पॉपुलेशन में से कोई भी इंडिविजुअल एडजस्ट ना कर पाए, उस सूरत में ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसलिए एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी का होना बहुत जरूरी है उसके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जब एनवायरमेंटल कंडीशंस तब्दील होती हैं तो उसके नतीजे में अगर कुछ इंडिविजुअल्स अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट नहीं भी कर पाते तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बाकी बच जाते हैं जो अपने आप को नए माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं और वो जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू करती है। उस स्पीशीज का जो सर्वाइवल है वो रहता है, अदरवाइज उस स्पीशीज वो पॉपुलेशन एक्सटेंड कर सकती है। सो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर हमारी 49 मॉड्यूल की जो वीडियो है वो हमने सुन ली है, काफ़ी अच्छे से समझ आ गई मुझे, तो आप लोगों को भी आगे पा गया कि बहुत सिंपल ईजी चीज़ें, ठीक है। सो चलें अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। जीन वेरिएशन, डिफरेंस इन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, जेनेटिक वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड एडाप्टेशन ऑफ द स्पीशीज, एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन और causes of evolution, mutations, genetic recombination, genetic drift और migration। सही हो गया। उसके बाद में populations with small variation, population with large variability among individuals, variability in characters, variability biological fitness, ये भी सारे causes हैं evolution के। उसके बाद
Major causes variability. Mutation, gene recombination. Mutations are not always bad. Sickle cell disease present malaria. अच्छा, sickle cell disease जो पहले थी वहाँ पर मलेरिया आया था। सही, वो हर बार म्यूटेशन गलत रिजल्ट लेके कभी कभी विशेषण होने से फायदा भी होता है। सही, उसके बाद आ रहा है अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसकी वीडियो सुन लेते हैं। टॉपिक नंबर हमारा 50 है। In this module, we will discuss types of genetic variations. हमने previous modules के अंदर ये देखा कि जो genetic variations हैं इसकी बहुत सारी reasons हो सकती हैं। इसकी वजह mutation हो सकती है, इसकी वजह genetic recombination हो सकती है, इसकी वजह genetic drift हो सकती है या migration। अब बहुत सारी variations मेल और फीमेल के अंदर भी होती हैं, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मसलन मेल और फीमेल के अंदर जो कैरेक्टर है वो वेरी कर रहा होता है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑल्दो मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं किसी एक सेक्स के अंदर। अब दो किस्म के सेक्स कैरेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स और दूसरे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, जैसे जेनिटेलिया, जैसे गोनेड्स, ओवरीज। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी मदद से मेल और फीमेल को सेपरेट किया जा सकता है। इनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता। आमतौर पर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं ये जब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अडल्ट हो रहा होता है उस वक्त ये वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं, तो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स की बेस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स की मदद से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं कि आया कि ये इंडिविजुअल मेल है या फिर फीमेल है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं इसकी बेस के ऊपर भी हम ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो बर्ड ऑफ पैराडाइज है, हमिंग बर्ड है या जो डक है, इसके अंदर स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर। इस डिफरेंस की वजह से बहुत सालों तक मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स को सेपरेट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा, अंटिल के जो इकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के बाद ये साबित किया कि ये इंडिविजुअल्स बेसिकली सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जिसकी एक सेलिब्रेटेड जो एग्जांपल है वो किंग पैरट की है, इक्लेक्टस रोटेटस। अगर हम किंग पैरट की एग्जांपल्स को देखें तो इसके अंदर मेल जो है इसका कलर ग्रीन है और इसकी बिल ऑरेंज कलर की है, जबकि अगर इसी पैरट की फीमेल को हम देखें तो उसका कलर रेड है और इसकी बिल ब्लैक कलर के अंदर है। 1776 के अंदर इनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर डिस्कवर किया गया और तकरीबन 100 इयर्स तक इन मेल और फीमेल्स को जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशीज से था इनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा अंटिल 1873, जबकि जो इकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने डिटेल स्टडीज की और डिटेल स्टडी के बाद फाइनली ये कंक्लूड किया कि ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं इसकी बेस के ऊपर ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, बल्कि इनके अंदर ये इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, जिसकी वजह से इनके कलर के अंदर डिफरेंस है। लेकिन बेसिकली ये दोनों इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस आता रहा, उसकी वजह से जो टेक्सोनॉमिस्ट थे जिनका एक्सपीरियंस अभी कम था वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर करते रहे। लेकिन डिटेल स्टडी के बाद पता चलता है कि ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, बल्कि ये एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशन थी।
sexual dimorphism, secondary sex differences, striking differences with male and female. For example, bird of paradise, hummingbird and ducks. Due to differences, different sexes were considered different species until painstaking works by naturalists established their relationship. Celebrated case of king parrot Electus auratus Mueller or king parrot Electus auratus Mueller of Papuan region. Male is green with orange bill, female is red and blue with black bill. और यहाँ पे इनकी जो जून चैनल उसको कह रहे हैं, described in 1776, two considered different for nearly 100 years until naturalists proved conclusively in 1873 that they belong together. टुगेदर का मतलब है कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक है, ठीक है। चलिए जी, लेसन नंबर 51 हमारा आ गया, टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस 2। वीडियो समझेंगे पहले। In this module, we'll continue type of genetic variations. हमने किंग पैरेट की एग्जांपल्स के अंदर देखा कि किंग पैरेट के अंदर मेल और फीमेल जो है, इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल का कलर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर कंसीडर किया जाता रहा। इसी तरीके से जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर भी पाया जाता है। जैसे अगर हम इंसेक्ट्स का ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा की बात करें तो इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है। फॉर एग्जांपल जो अफ्रीकन आंट डोरिलस, इसके अंदर मेल जो है वो फीमेल से इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं कि इसके मेल को डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर कंसीडर किया जाता रहा। इवन जो इसके मेल्स हैं वो विंग्ड होते हैं और आंट लगते ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम एफिड्स के अंदर बात करें तो एफिड्स की जो स्मॉल विंगलेस फीमेल्स हैं ये लार्ज विंग मेल से इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं कि इनको बहुत अरसे तक डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर किया जाता रहा। अब ये देखने में आया है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म्स के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मौजूद है, इनके मेल और फीमेल डिफरेंट है, तो यहां पे जो टेक्सोनॉमिस्ट थे, टेक्सोनॉमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया कि ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा मेल किस फीमेल से बिलोंग करता है। तो इसके लिए जो है, क्योंकि देखने में मुख्तलिफ स्पीशीज के जो मेल और फीमेल हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एफिड्स के अंदर या हाइमेनॉप्टेरा के और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर, तो उसमें जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिटेल फील्ड स्टडी इसकी फील्ड्स के अंदर जो है उन्होंने इन इंसेक्ट्स को लाइव ऑब्जर्व किया और इन्होंने अपने फील्ड सर्वेस के नतीजे में ये नोट किया कि कौन से मेल ऐसे हैं जो किसी पार्टिकुलर फीमेल की तरफ ज्यादा मतवज्जो होते हैं, उसके साथ जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फील्ड का डाटा जो है उन्होंने जमा किया और फील्ड का डाटा जमा करने के बाद उन्होंने ये पता कराया कि कौन से मेल हैं जो किसी पार्टिकुलर फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो फीमेल है उसकी बॉडी से कुछ खास किस्म के फेरोमोन्स रिलीज होते हैं। ये जो फेरोमोन्स हैं ये उस मेल को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मेल उस फीमेल की तरफ माइल होता है और उसके साथ वो रिप्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ये टेक्सोनॉमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। तो इस चैलेंज को
सॉल्व करने के अंदर जो नेचुरलिस्ट या जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने फील्ड स्टडीज की। उसके बाद फील्ड स्टडीज के बाद उन्होंने इन इंसेक्ट्स को लाइव फील्ड के अंदर ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने ये पता चलाया कि कौन सा मेल किस फीमेल के साथ जो है रिप्रोडक्शन करता है। उस बेस के ऊपर उन्होंने ग्रुपिंग की और ये जो टेक्सोनॉमिस्ट का जो चैलेंज था उसको सॉल्व करने में हेल्प की। हमारे सामने वीडियो होगी कंप्लीट तो मॉड्यूल नंबर 51 की। चलते हैं आगे, वीडियो कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, स्ट्राइकिंग कंफर्म डायमॉर्फिज्म इन Hymenoptera. Males of African and Taurus are sold unlike others and other ants that they were not recognized as ants and considered belong to different families. In certain families of West, small wingless female and large winged males are so different that some taxonomists use different nomenclature for both. ठीक है, उसके बाद हमारे पास sexual dimorphism. Sometimes male and female are so different that it is very difficult to decide which male belong to which female. फील्ड स्टडी का इकोलॉजिस्ट और इन्होंने इस तरह से डिटरमिन किया था विच मेल इज अट्रैक्टेड टू विच फीमेल। ठीक है, सर ने हमें अच्छा समझा दिया, सही हो गया, टॉपिक हो गया क्लियर। हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नंबर 42 टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन 3 वीडियो सुन लेंगे। In this module, we will discuss type of genetic variations, and in this module, especially we will discuss gonadromorph and intersexes. First of all, what are gonadromorph? Gonadromorph actually ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर मेल और फीमेल कैरेक्टर्स दोनों ही मौजूद होते हैं। अब ये जो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स हैं इनकी जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स भी हो सकती है या फिर मेल और फीमेल कैरेक्टर मोज़ैक मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेकंड केस देखें, यानी जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मोज़ैक मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उस केस के अंदर जो कैरेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन जो इसकी कॉमन रीजन कंसीडर की जाती है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम्स की। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये फिनोमेना पाया जाता है, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज के अंदर पैपिलो जो जीनस है इसके अंदर ये कॉमन है। अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो जैसे कि इस तस्वीर के अंदर देखा जा सकता है, एक तरफ मेल कैरेक्टर्स मौजूद हैं, दूसरी तरफ फीमेल कैरेक्टर्स मौजूद हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्योंकि बेसिकली जब रिप्रोडक्शन होती है, मियोसिस हो रही होती है, मियोसिस के दौरान इस मियोसिस का जो प्रोसेस है इसके अंदर डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है उसकी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं हो पाती और उस के नतीजे में ये गोनेड्रोमॉर्फ वजूद में आते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंटरसेक्सेस की बात करें तो इंटरसेक्सेस के अंदर मेल और जो फीमेल कैरेक्टर है वो ब्लेंड होते हैं किसी एक इंडिविजुअल्स के अंदर।
अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी बहुत सारे रीजन हैं, उसमें से एक रीजन ये हो सकती है कि मेल टेंडेंसी और फीमेल टेंडेंसी जो जीन्स हैं जो ये अश्योर करते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो है इसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, उसका जो बैलेंस है वो अपसेट हो जाता है। इस बैलेंस के अपसेट होने की वजह से इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरीके से दूसरी रीजन फर्टिलाइजेशन जो है, अगर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी हो जाए तो इस इरेगुलरिटी की वजह से इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर जो मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस के प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसके नतीजे में भी इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस है बॉडी के अंदर, जो डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं, अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है? तो रिसर्चर्स का ये ख्याल है कि अगर कोई इंडिविजुअल उसके ऊपर जब पैरासिटिज्म या किसी पैरासाइट का अटैक होता है तो उस पैरासाइट की वजह से, उसके अटैक की वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। ये जो तब्दीलियां हैं ये बॉडी की जो फिजिकल स्टेट है उसके अंदर डिस्टर्बेंस का सबब बनते हैं, और इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनके अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है तो उस रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता और नतीजे में इंटरसेक्सेस वजूद में आते हैं। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है जिप्सी मॉथ, इसके अंदर इंटरसेक्सेस जो है मौजूद होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो गोनेड्रोमॉर्फ है वो अनइक्वल क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा हो सकते हैं। इसी तरीके से हमने इंटरसेक्सेस के बारे में देखा कि अगर मेल और फीमेल जो टेंडेंसी जीन्स हैं उस का जो लेवल है वो अगर अपसेट हो जाता है तो उसके नतीजे में इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है या जो मियोसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आए तो उसकी वजह से इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, या फिर जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह पैरासिटिज्म हो सकती है उसके नतीजे में भी इंटरसेक्सेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो जिप्सी मॉथ है। हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। हम अपनी पीपीटीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 52, टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स एंड इंटरसेक्सेस। गाइनेंड्रोमॉर्फ्स एंड इंटरसेक्सेस इसमें है जनाब इंडिविजुअल दैट शो मेल कैरेक्टर्स in one part and female characters in another part of the body. Two halves of the body may be of opposite sexes. The division male and transverse or the sex characters may be scattered in mosaic. In later case, symmetrical variants may be produced due to unequal distribution of chromosome or SC. Blending. Intersexes blending of male and female characters. Female characters. Intersexes are produced due to upset and balance between male tendency and female tendency genes. May result from irregularities in fertilization or mitosis. Physiological disturbances associated with parasitism. Example, I use gypsy moth limenteria. ठीक है।
आगे चलते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है लेसन नंबर 53 टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन 4। In this module, we will discuss type of genetic variations, especially reproductively different generations. इसके अंदर हम जो reproductively different generations है उसके अंदर जो variations हैं उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे insects के अंदर alternation of generation होती है जिसकी वजह से जो asexual और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर वाज़ेह डिफरेंस मौजूद होता है जिसकी वजह से टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज होते हैं कि ये जो डिफरेंस है इन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर किया जाए या कि सेम स्पीशीज के अंदर, क्योंकि जब तक एक टैक्सोनॉमिस्ट जो है उसको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो उनको डिफरेंट स्पीशीज के तौर पर ही ट्रीट करेगा। फॉर एग्जांपल साइनिप्स जो कि गॉल वास्प है इसके अंदर जो एक गैमिक जनरेशन है ये बाइसेक्सुअल जनरेशन से टोटली डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हम एफिड्स के अंदर बात करें तो एफिड्स के अंदर जो पार्थिनोजेनेटिक फीमेल्स हैं वो विंगलेस फीमेल्स हैं और ऐसी फीमेल जो कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं वो विंग्ड फीमेल है। ये दोनों फीमेल्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये टैक्सोनॉमिस्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसी तरीके से अगर हम स्लग्स की बात करें तो स्लग्स की जो जीनस है एरियन इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं। ऐसे स्ट्रेन जो कि पॉलीमॉर्फिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में वजूद में आते हैं, यानी ऐसे स्ट्रेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से बनते हैं इनके अगर एंजाइम्स को कंपेयर करें तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर डिफरेंस मौजूद होता है। लेकिन अगर हम ऐसे स्लग्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं इनके एंजाइम को कंपेयर करें तो इनके अंदर डिफरेंस बहुत कम है। तो ये जो डिफरेंस है डिफरेंट जनरेशंस की वजह से, डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रेट्स के अंदर वाज़ेह तौर पर कंस्पिकुअस डिफरेंस मौजूद होते हैं और यह ख्याल किया जाता है कि इस किस्म की जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये सिंगल जीन की वजह से होती है। सिंगल जीन इसको कंट्रोल कर रहा होता है और ये जो सिंगल जीन है इसकी जो ट्रांसमिशन है इसका जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो सिंपल मेंडेलियन फैशन के मुताबिक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बीटल्स के अंदर जो स्पॉटिंग है लेडी बीटल्स के अंदर ये पॉलीमॉर्फिज्म का नतीजा है और इसको सिंगल जीन कंट्रोल करता है, यानी एक ही स्पीशीज जो है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्पॉट्स या उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो सकता है। यह ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 100 से भी ज्यादा बर्ड्स जिनको हम डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर करते रहे, बाद में ये पता चला कि ये जो वेरिएशन है ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से है। ये बेसिकली एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे, इनको डिफरेंट स्पीशीज में इस वजह से रखा जाता रहा क्योंकि इंडिविजुअल वेरिएशन इतनी ज्यादा थी कि इस वेरिएशन की वजह से और जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उसका जो नॉलेज था वो उस वक्त लिमिटेड था, इस बेस के ऊपर उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर किया जाता। तो यहां पे हमने देखा कि जो जेनेटिक वेरिएशंस है, जेनेटिक वेरिएशन टैक्सोनॉमिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहे हैं। ओके, तो हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं अपनी 50s की तरफ।
ये हमारे पास इसका टाइटल है टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। Reproductively different generations in many insects there is an alternation of generation that is very confusing to the taxonomist. In Cynips, Galvez agamic generation is different from bisexual one. In aphids, parthenogenetic wingless females are different from winged female of sexual generation. ठीक, उसके बाद में sexual and uniparental strains. In some species of slugs and even several strains are found which are differ in their sexuality. Sexually reproducing strains are highly polymorphic in their enzymes, while self-fertilizing hermaphroditic strains are highly homozygous. ठीक है, उसके बाद discontinuous variation or polymorphism. Certain members of population have certain conspicuous characters. Such discontinuous individual variation is called polymorphism. Frequently controlled by a single gene, follow simple Mendelian inheritance. Okay, spotting in lady beetles, industrial melanism in moths. Understanding of polymorphism is helpful to taxonomists. More than 100 bird species names were given to moths. सही, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 54, टाइप्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन 5। वीडियो सुन लेते हैं। In this module, we will discuss type of genetic variation and especially the continuous variation. ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ वेरिएशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत माइनर्स होती हैं, और ये जो माइनर वेरिएशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं, these minor variations are actually because of slight genetic variation among different members of it species. ये जो slight variations है, इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी 100% एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते। इवन अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस भी कभी भी 100% एक दूसरे से मैच नहीं करते, क्योंकि हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर इंडिपेंडेंट म्यूटेशंस हो रही होती हैं। ऑल्दो कि ये जो म्यूटेशन का रेट है बहुत स्लो होता है, लेकिन क्योंकि हर सेकंड हर लम्हे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन होती हैं, और ये जो वेरिएशंस है आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म्स के अंदर अक्यूमुलेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंसेस आते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ना ही मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से 100% सिमिलर होता है, और ना ही जेनेटिकली वो एक दूसरे के साथ 100% रिजेंबल कर सकते हैं। समटाइम एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, और इवन इन वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमें खास टेक्नोलॉजी या खास किस्म की जो टेस्टिंग है वो यूज करना पड़ती है। अब ये जो वेरिएशन है जो कि कंटीन्यूअस वेरिएशन होती है, इसके अंदर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं।
और हर जीन अपना जो इफेक्ट है वो एडिटिव फैशन के अंदर शो कर रहा होता है। यानी एक ऐसा फैक्टर जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसमें हर जो जीन है उसका एक इंडिपेंडेंट रोल होता है। कुछ जीन ऐसे होते हैं जिसका रोल ज्यादा होता है, कुछ जीन्स कम रोल प्ले करते हैं। इवन कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होता है उस ट्रेट के हवाले से, और कुछ जीन ऐसे होते हैं जो नेगेटिवली रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जो फाइनल आउटकम होती है इन सब का जो इफेक्ट है उसको कंबाइन करके फिर देखा जाता है कि ये पॉजिटिव आउटकम है या कि नेगेटिव आउटकम है। अब इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के ट्रेड्स मौजूद होते हैं और हर ट्रेड के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो वेरी कर रही होती है। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो हाईली वेरिएबल होते हैं, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो कम है, उनके अंदर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है। अब ये भी देखा गया है कि कुछ स्पीशीज के अंदर जो इंडिविजुअल वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं वो बहुत कम है। अब कैसे पता चलेगा कि किस स्पीशीज के अंदर जो वेरिएबिलिटी है अगर ज्यादा है तो वो क्यों है, और किसी स्पीशीज के अंदर वेरिएबिलिटी अगर कम है तो वो क्यों कम है? इसका आंसर लेने के लिए बहुत सारा डिटेल नॉलेज और बैकग्राउंड स्टडी दरकार होती है। उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ने ये जो इंडिविजुअल वेरिएशंस है इन को अंडर रिलेट किया और इन माइनर वेरिएशंस की वजह से जो ये इंडिविजुअल वेरिएशंस थी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे उनको डिफरेंट स्पीशीज डिक्लेयर किया और उनको डिफरेंट स्पीशीज कंसीडर करते रहे। जैसे अगर हम स्नेल इसकी जीनस मेलेनिया की बात करें जो कि एक फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर स्पीशीज है, तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन की बेस थी वो इसकी शेल कैरेक्टर्स था। इसकी शेल के कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर इसको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर किया जाता रहा। लेकिन जो है जब इस जीनस की रिवीजन की गई तो ये पता चला कि कम से कम 114 स्पीशीज ऐसी थी जिनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर सिर्फ इसी वजह से रखा जाता रहा क्योंकि उनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस थी। बेसिकली वो डिफरेंट स्पीशीज नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी थी, इस चीज को जो टैक्सोनॉमिस्ट थे इन्होंने यूज करते हुए उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कंसीडर किया, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाद में जब डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो पता चला कि ये डिफरेंट स्पीशीज नहीं है, ये जस्ट इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी की वजह से मिस्टेकनली डिफरेंट स्पीशीज के अंदर इनको रखा गया। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हो गई कंप्लीट। हम आगे चलते हैं। हमारे पास मॉडल नंबर 54 है, इसकी टाइप्स ऑफ जनरेशन है और कंटिन्यूस वेरिएशंस मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस ड्यू टू स्लाइट जेनेटिक डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स. No two individuals except monozygotic twins in a population of sexual reproduction reproducing animals are exactly alike. Morphologically or genetically, small differences or
special techniques. Continuous variations, each characters may show a different degree of variability within a single population. Different degree of variability among related species. Why one species is highly variable while another is not? Answer this question is required. Answer to this question is required lot of background knowledge and research. Continuous variations में फिर some early taxonomy vastly underrated. Individual variations in many genera of animals. Species of the snail genus Melania, freshwater and brackish water, have been described largely on the basis of shell characters as presence or absence of spines and terminal versus spiral ribs. ठीक है. Revision showed 114 species were just because of individual variations. तो यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड अगली हमारे सिलेबस है उसमें से हमारे सिर्फ अभी 6 टॉपिक्स रह गए हैं. ठीक है, वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू.